This and conference will now be recorded. now the today topic is EFS, Elastic File Sharing, and RDS, Relational Database. So RDS, the other name is SQL. Now both आर द कंप्यूट लेस सर्विस, ये दोनों की दोनों जो रिसोर्सेज हैं, ये क्लाउड की कौन सी रिसोर्स है? कंप्यूट लेस दैट मींस प्रोवाइड बाय द AWS. नाउ गाइस, हमारे पास दो चीजें होती हैं कि अगर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डेटा जो स्टोर होता है ना हमारा, तो डेटा स्टोर करने के देयर टू प्रोसेस होते हैं हमारे. एक हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो स्टोर करते हैं स्टोरेज के अंदर, एंड एक डेटा हमारा स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर. So this is my database and this is my storage. स्टोरेज के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि एक स्टोरेज S3 स्टोरेज था जो हम लोगों ने पढ़ा था. दिस स्टोरेज कनेक्ट, ये जो स्टोरेज है ये हमारा कनेक्ट होता है लिनक्स एंड विंडोज, बहुत किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा. बट एक और स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं आज, वो जो स्टोरेज है, दिस स्टोरेज इज EFS, इलास्टिक फाइल शेयरिंग. EFS कनेक्ट विद लिनक्स ओनली. पहले तो ये सिर्फ लिनक्स के लिए स्टोरेज बनाया गया है, नो एनी अदर. जो भी लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म है, EFS अदर नेम इज NFS, नेटवर्क फाइल शेयरिंग भी हम इसको बोलते हैं, कनेक्ट विद लिनक्स ओनली. एंड S3 स्टोरेज था वो वर्ल्ड वाइड था कि आप अगर उसको बनाते हैं तो पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सेस करा सकते हैं. बट इट्स वर्क विद इन रीजन. EFS जो आपका वर्क करता है वो विद इन रीजन काम करता है एंड विद इन जोन. आपके पास दो ऑप्शन हैं कि जब आप स्टोरेज बनाएंगे, या तो आप सिंगल जोन में बना लीजिए तो पर्टिकुलर उस जोन के लिए वो वर्क करेगा, या इधर आप पूरे रीजनल के लिए, पूरी कंट्री के लिए आप बनाना चाहते हैं तो पर्टिकुलर उस पूरी कंट्री के लिए वो वर्क करेगा. तो जब आप स्टोरेज बनाएंगे तो क्या करेगा, आपके दोनों ऑप्शन देगा. सिंगल जोन बनाना चाहते हो और इधर रीजनल बेस, तो रीजनल बेस का मतलब है मल्टी जोन. गॉट इट. रीजन का मतलब है मल्टी जोन, की जितने भी जोन होंगे उन सब के लिए वो एप्लीकेबल हो जाएगा. पर्टिकुलर रीजन ओनली, स्पेसिफिक रीजन, नॉट इन ग्लोबल. बट S3 स्टोरेज वो ग्लोबली वर्क करता है, यानी कि पूरे वो ग्लोबल में क्या होना चाहिए, कॉमन होगा, यानी कि यूनिक होगा. कि आपने सिंगापुर में बना दिया तो सेम नेम से आप किसी अदर लोकेशन पे डिप्लॉय नहीं कर सकते. गॉट माय पॉइंट. सेकंड, दोनों में क्या फर्क है डेटाबेस और स्टोरेज में? अगर हम बात करते हैं डेटा की, डेटा का मतलब है कि मेरे पास नेम अवेलेबल है किसी का, एज अवेलेबल है. नेम अवेलेबल है, एज अवेलेबल है, फोन नंबर है. लाइक नेम है, एज है और ईमेल है. ये मेरे पास डेटा है. दीज आर द थ्री कैंडिडेट. मेरे पास थ्री यूजर्स हैं, यूजर वन, यूजर टू एंड यूजर थ्री. दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ डेटा. एक यूजर का मेरे पास क्या है, सिर्फ ये दो इंफॉर्मेशन है. सेकेंड यूजर की मेरे पास ये थ्री इंफॉर्मेशन है, एंड थर्ड यूजर्स की भी मेरे पास ये थ्री इंफॉर्मेशन है. बट इन अ डेटाबेस स्टोर only structured data.
स्ट्रक्चर डेटा का मतलब है कि अगर यहाँ पर जो मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट करा है एसक्यूएल के अंदर, लाइक आई एम क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ, I'm created this structure is look like a name and age. मैंने नेम और एज का स्ट्रक्चर है, तो यहां पर कौन सी एंट्री हो सकती है? यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 या तीनों? बताओ गाइस, एवरीवन प्लीज रिप्लाई। यूजर 1। तो गाइस यहाँ पे जो एंट्री होगी वो सिर्फ यूजर 1 की एंट्री होगी, क्योंकि दिस इज अ स्ट्रक्चर लुक लाइक अगर आप घर बनाते हैं, आपने जिस हिसाब से अपने घर की नींव बनी है ऊपर तक के सारे फ्लैट उसी तरीके से ही बनते जाएंगे। यस और नो? देखिए ना, बिल्डिंग जब बनती है तो वो पिलर एक बार होता है और ऊपर तक सेम ही पिलर जाता है, ऐसा तो नहीं कि नीचे से यहाँ पे गया फिर बीच में आ गया पिलर। ऐसा तो कोई घर नहीं बनाता, बट इंडिया में बन सकते हैं। तो इंडिया में वो जुगाड़ पहले लगाएंगे यार, क्या हो सकता है कि ऊपर मंजिल की छत ही हम चेंज करते हैं। बट स्टोरेज सपोर्ट करता है अनस्ट्रक्चर, यानी कि अगर मैं स्टोरेज करता हूं तो ये तीनों की तीनों एंट्रीज मेरे इसके अंदर आ सकती हैं। तो स्टोरेज अकाउंट सपोर्ट स्ट्रक्चर डेटा एंड अनस्ट्रक्चर डेटा, यानी कि किसी भी फॉर्मेट का डेटा आप अपने स्टोरेज अकाउंट के अंदर रख सकते हैं, बट इन अ डेटाबेस इज स्टोर ओनली ऑन स्ट्रक्चर बेस्ड डेटा। गॉट इट द पॉइंट गाइस? Secondly, the EFS storage is connect with Linux server only. EFS जो स्टोरेज है वो आपके सिर्फ लिनक्स के सर्वर के साथ ही कनेक्ट होगा गाइस, कनेक्ट विद लिनक्स। बट स्टोरेज कनेक्ट टू एनी काइंड ऑफ सर्वर, वो आपका कोई भी सर्वर हो वो किसी के साथ भी क्या हो जाएगा, IDS कनेक्ट हो जाएगा। आइदर यू यूज लिनक्स, आइदर यू यूज विंडोज, आइदर यू यूज मैक। आप कोई भी सिस्टमेटिक यूज करिए तो आपका डेटाबेस जो है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और बेसिकली द डेटाबेस का यूज करते हैं डेवलपर्स, कि जब वो वेबसाइट बनाते हैं तो आप देखते हैं हम कभी कभार कोई फॉर्म क्रिएट कर देते हैं इंक्वायरी फॉर्म की, अगर हम कोई भी चीज शॉपिंग करते हैं तो हमें वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करनी होती है। तो हम चाहते हैं कि अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह ऐड कर रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन आके पर्टिकुलर मेरे एक डेटाबेस में आके सेव हो। तो जब भी डेवलपर अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो अपना एक डेटाबेस भी क्रिएट करते हैं कि अगर ऑनलाइन कोई भी कुछ भी फिल करता है, लाइक आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो फ्लिपकार्ट पे आप कोई फॉर्म मिला आपको, लाइक आपने नेम एड्रेस और इन्फॉर्मेशन डाली, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके कहाँ पे आके सेव होती है, डेटाबेस में सेव होती है। अब डेटाबेस के अंदर ही हम क्या माइग्रेशन अगर यूज करें तो हम चाहते हैं कि ये मेरी एक वेबसाइट है पर्टिकुलर, यहाँ पे एक फॉर्म आ रहा है। अब आपने क्या करा, यहाँ पर आप इंटरनेट पे गए, मोबाइल पे आपने वेबसाइट ओपन करी, ये फॉर्म भरा, यहाँ पे आपने अपना नेम एड्रेस और ईमेल आईडी डाली। अब मैंने बैकएंड में क्या करा है, इस फॉर्म को अटैच करा हुआ है, इसका लेआउट बनाया हुआ है डेटाबेस के साथ। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाके सेव होगी, यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर माइग्रेशन भी करा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि डेटाबेस के अंदर कोई भी चीज आती है वो माइग्रेट होके कहाँ पे आ जाए, मेरी EFS स्टोरेज के अंदर आ जाए। और EFS स्टोरेज से भी अगर मैं चाहता हूँ माइग्रेट होके वो मेरे कहाँ पे चले जाए, S3 स्टोरेज के अंदर जाए। गॉट इट? और S3 स्टोरेज में से जाके वो फाइल को मैं डाउनलोड कर लूं और देख लूं कि किस किस की क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास आई हुई है। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक, बट हम लोग यहाँ पे माइग्रेशन नहीं पढ़ रहे, सो यहाँ पे हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। क्लियर? सो हाउ टू क्रिएट EFS एंड हाउ टू अटैच EFS विद लिनक्स सर्वर, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग का काम है। तो यहाँ पर हमें इंफ्रा बनाना है और उस इंफ्रा को एक्सेस करा के देना है यूजर्स को, कि अगर आप सब डेवलपर्स हो तो मेरा काम है कि मेरे को एक डेटाबेस क्रिएट करना है, एक स्टोरेज अकाउंट बना के आपको देना है जिससे आप उस डेटाबेस का यूटिलाइज कर सको। सो इस पूरे सिनेरियो के लिए जो हमारी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होगा वो होगा, सबसे पहले वी नीड अ सिक्योरिटी ग्रुप। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, सिक्योरिटी ग्रुप, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप आपको पता है कि जब तक हम प्रोटोकॉल्स अलाउड नहीं करेंगे हमारा किसी टाइप्स का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो सिक्योरिटी ग्रुप के लिए गाइस यहाँ पर मैं जो प्रोटोकॉल अलाउड रिक्वायर्ड है फॉर NFS,
EFS के लिए जो प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड है उस प्रोटोकॉल का नाम है NFS, नेटवर्क फाइल शेयरिंग। गॉट इट? और डेटाबेस के लिए जो प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड है वो है MySQL अरोरा। लिनक्स के सर्वर को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड है SSH, एंड विंडोज को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड है RDP। और अगर आपको नहीं पता तो ऑल ट्रैफिक। गॉट इट गाइस? सेकंड पॉइंट, वी नीड अ की पेयर। हमें यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी? की पेयर्स की। अगर हम लिनक्स के सर्वर बना रहे हैं so .ppk extension key pair is required, or if I create a Windows server, so .pam extension key pair is required. Now the next point, we also required a VPC. हमें और किस चीज की नीड है? VPC, virtual private cloud, that is called a network. Network of AWS. फॉर कम्युनिकेशन के लिए हम AWS का डिफॉल्ट नेटवर्क यूज कर रहे हैं। क्योंकि जब तक मेरा नेटवर्क नहीं होगा तो मेरा कम्युनिकेशन भी नहीं होगा। अब गाइस यहाँ पे दो सिनेरियोस हैं। डेटाबेस वर्क ग्लोबली। अगर आप डेटाबेस बनाते हैं तो पूरे वर्ल्ड वाइड आप उस डेटाबेस को कनेक्ट करा सकते हैं। गॉट इट द पॉइंट नंबर वन? क्योंकि डेटाबेस रीजनल बेस्ड नहीं है, वो आप किसी भी रीजन में बना सकते हो और किसी अदर रीजन की रिसोर्सेज को भी उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। सो आई एम क्रिएट वन डेटाबेस, एंड डेटाबेस जब भी आप क्रिएट करेंगे तो डेटाबेस के अंदर आपके पास एसक्यूएल आपको डेटाबेस लेना है। वहां पे लिस्ट ऑफ डेटाबेस आएगी कि आप ओरेकल बनाना चाहते हैं, माई एसक्यूएल बनाना चाहते हैं, एसक्यूएल बनाना चाहते हैं, MariaDB बनाना चाहते हैं, पोस्टग्रेस डेटाबेस। तो मल्टीपल डेटाबेसेस ऐसे अवेलेबल है इन अ मार्केट। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना डेटाबेस सिलेक्ट कर सकते हो। जिस भी कंपनी में जो डेटाबेस यूज हो रहा होगा वो यूज करेगी। नाउ सेकंड, द बाय डिफॉल्ट इज ऑल डेटाबेस इज अ प्राइवेट एक्सेस, यानी कि आप अपने डेटाबेसेस को पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो आपको पब्लिक एक्सेस अगर कराना है तो आपको पब्लिक एक्सेस की सर्विसेज को उस पर क्या करना पड़ेगा? इनेबल करना पड़ेगा। तभी आप अपने डेटाबेस को आउट ऑफ क्लाउड, यानी कि अपने क्लाउड के बाहर के नेटवर्क के पर एक्सेस कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, कि डेटाबेस पेडेबल सर्विस है। तो यहां पर सिर्फ आपके पास एसक्यूएल एक ऐसा डेटाबेस दे रखा है जो कि फ्री टायर है, और उसके अंदर भी आपके पास क्या लिमिटेशंस हैं? वहां पे लिमिटेशंस है कि ओनली 20 GB स्पेस, T2 माइक्रो एंड सिंगल जोन डिप्लॉयमेंट है। यानी कि अगर आप उसकी पेड सर्विस लेते हैं तो वो आपको मल्टी जोन डिप्लॉयमेंट भी देता है, यानी कि आप मल्टीपल जोन में डेटाबेस अपने डिप्लॉय कर सकते हो, यानी कि एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। लेकिन जब आप फ्री टायर ऑप्शन से जाते हैं तो फ्री टायर में वो आपको एक सिंगल जोन ही डिप्लॉयमेंट के एक्सेस के राइट्स देगा। नाउ after that I'm just create a two server. I'm create a one Linux server and one Windows server, and this is my physical laptop. मैं अपने डेटाबेस को इन तीनों के साथ कनेक्ट कराऊंगा। तो ये दोनों तो मेरे क्या है? क्लाउड रिसोर्स है, क्लाउड लिनक्स। ये मशीन में कहां पे बनाने वाला हूं? AWS पर। नाउ AWS पर ही मैं विंडोज बनाने वाला हूं, बट दिस इज माय लैपटॉप। ये मेरा खुद का पर्सनल फिजिकल लैपटॉप है, आपका खुद का लैपटॉप। नाउ गाइस, कि ये दोनों सर्वर्स इजीली इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट पॉलिसी से। क्यों? क्योंकि दिस ऑल सर्वर्स आर कनेक्टेड विद सेम VPC। क्योंकि ये तीनों के तीनों रिसोर्स जो है वो मैंने अपने डिफॉल्ट VPC से कनेक्ट करनी है। नाउ यूजिंग अ सेम सिक्योरिटी ग्रुप, नाउ PAM extension and .ppk।
यानी कि ये सारी की सारी क्लाउड की रिसोर्सेज ही यूज कर रहे हैं, इसलिए ये एक लैन कम्युनिकेशन है विद इन अ क्लाउड। सो यहां पर आपको पब्लिक एक्सेस देने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं अपने लैपटॉप पे एक्सेस करता हूं तो दिस इज माय लैपटॉप एक्सेस क्लाउड थ्रू ओवर द इंटरनेट। मैं किसके थ्रू एक्सेस कर रहा हूं? इंटरनेट के थ्रू। तो उस केस में मेरे को डेटाबेस को कौन से एक्सेस अलाउ करने पड़ेंगे? पब्लिक एक्सेस अलाउ करने पड़ेंगे। जब मैं पब्लिक एक्सेस अलाउ करूंगा तभी मैं अपने लैपटॉप पर भी डेटाबेस को एक्सेस करके काम कर सकता हूं। सो इफ यू कैन अलाउड फॉर क्लाउड, सो क्लाउड से क्लाउड पे आपको एक्सेस करना है, सो यू डोंट रिक्वायर्ड, यू कैन अलाउड अ पब्लिक एक्सेस। बट अगर आप क्लाउड से बाहर एक्सेस करना चाहते हो अपनी चीजों को, तो आपको पब्लिक एक्सेस देने पड़ेंगे। बाय डिफॉल्ट क्या है? प्राइवेट है। जब मैं डेटाबेस क्रिएट करूंगा तो ये सारे के सारे ऑप्शंस वहां पर आएंगे। So now how to create RDS? How to create relational databases? So now I'm create a database in login with portal. अक्षत लॉगिन करो अपना अकाउंट। आओ तो। So now guys, I'm just login with account and point number one, I'm create a resource. सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या क्रिएट करने वाला हूँ? एक रिसोर्स क्रिएट करने वाला हूँ एंड उस रिसोर्स की अगर हम बात करते हैं, so first time create a security group. Click on security group and create security group. Give the name of security group EFS RDS SG. Got it? तो दोनों के लिए मैं कॉमन सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा हूँ। चॉइस इज यूर कि आप अलग अलग भी बना सकते हैं और कॉमन भी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ द अलाउ प्रोटोकॉल डिफॉल्ट वीपीसी, सो यू कैन सी कि एक हमारा डिफॉल्ट वीपीसी रहता है ईच एंड एवरी रीजन। so I'm select this default VPC. I'm available in Mumbai region. Add rules. So now as per the need, आपको अपनी need के according like SSH for Linux console access, RDP for Windows access, MySQL Aurora for RDS access, NFS for EFS access. Got it? And now अगर आपको नहीं पता तो you can allow all traffic. अगर आपको customization नहीं पता तो आप all traffic for IPv4 and IPv6 दोनों के लिए आपको अलाउ करने पड़ेंगे। एंड आई एम नाउ जस्ट सेट द एनीवेयर एंड नाउ क्लिक ऑन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप और हमने यहाँ पर अपना सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर दिया। सेकंड की वी हैव क्रिएटेड टू टाइप्स ऑफ सर्वर, विंडोज एंड लिनक्स। तो विंडोज और लिनक्स दोनों सर्वर बनाने हैं। सो नाउ आई एम डिप्लॉय अ टू कीपियर आल्सो, क्योंकि जब तक हमारे कीपियर नहीं होगा तो हमारे पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो नाउ वी आल्सो रिक्वायर्ड अ कीपियर। सो आई एम जस्ट गो टू द कीपियर ऑप्शंस and create a key pair like EFS RDS Linux key and .ppk extension key pair is required. And now download my private key. Same as I'm just create a one more key EFS or either RDS Windows key and .pam extension. So guys, as per the diagram, if you follow कि हम लोगों ने एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लिया, नाउ क्रिएट अ की पेयर, ये दोनों की पेयर्स भी बना लिए एंड नाउ वीपीसी आई एम यूजिंग अ डिफॉल्ट वीपीसी। नाउ आई एम क्रिएट अ डेटाबेस। तो जब आप डेटाबेस बनाएंगे तो डेटाबेस में आपको डेटाबेस को लॉगिन करने के आईडीज एंड पासवर्ड भी वो आपसे पूछेगा। तो आपको आईडीज एंड पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग आप एड ऑन कर सकते हैं। नाउ हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, आई एम जस्ट गो टू RDS. You can search RDS, Relational Database Service.
Now the right click and then open in new tab. Now click on databases and create database. You can see is show the list of databases like you need Amazon Aurora, MySQL, MariaDB, Oracle, PostgreSQL, which one database is required. So आप अपनी कंपनी की नीड के अकॉर्डिंग ही अपना डेटाबेस क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे. नाउ दिस इज द लिमिट्स कि आपके पास यहाँ पे डेटाबेस आ रहा है. ये आप देखिए यहाँ पे मल्टी अवेलेबिलिटी जोन्स का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आप मल्टी जोन में अपना डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं. पब्लिक एक्सेस बाय डिफॉल्ट क्या हो रखा है, नो हो रखा है, यानी कि आपको सिर्फ लैन एक्सेस बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है. नाउ सो आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं अपनी इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं. बट नाउ गाइस यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है. आई एम सेलेक्ट माई एसक्यूएल एंड दोनों में आप देखिए कि जैसे ही मैंने माई एसक्यूएल सेलेक्ट करा ये 3 ऑप्शंस आपके पास आ गए. बट इफ आई एम जस्ट क्लिक ऑन Amazon Aurora, so it's not give you the option of free tier. यानी कि आपके पास एसक्यूएल के अलावा अगर आप कोई भी डेटाबेस यूज करते हैं तो आपके चार्जेस हैं और काफी हाई चार्जेस हैं. तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो अब $500 ही लगते हैं मिनिमम. सो इस लैब को जब आप करें ध्यान से करना. तो बेटर है कि यू कैन यूज फॉर एसक्यूएल और एसक्यूएल के बाद गाइस यूज अ फ्री टायर. सो देन आपके चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लगेंगे. लेकिन अगर आप इसके अलावा डेवलपर टेस्ट या प्रोडक्शन ऑप्शन ले लेते हैं तो आपके चार्जेस एप्लीकेबल हो जाएंगे. नाउ द गिव द डेटाबेस डिस्प्ले नेम, सो लाइक ICCP DB. Now the username of database, so admin है, so मैं admin ही रख सकता हूँ. Choice is yours, you can use any. Now the password I am set, the password of database is password. Now the instance configuration, so guys देखिए यहाँ पर आपके पास बाकी सारे के सारे इंस्टेंस क्या हो गए, हाइड हो गए. गॉट इट. तो यहाँ पर जो आपको मिल रहा है, सो आई एम यूजिंग अ T2.micro, क्योंकि आपको पता है कि ये इंस्टेंस है जो भी हमारे चार्जेस नहीं लगते. इसके अलावा अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वो आपके चार्जेस एप्लीकेबल हो जाएंगे. नाउ द स्पेस 20 GB, सो 20 GB तक आपके पास कोई चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होगा. बट आप इससे अबव लेंगे आपके चार्जेस एप्लीकेबल हो जाएंगे. नाउ ऑटो स्केलिंग वी डोंट रिक्वायर्ड फॉर स्केलिंग, मैं नहीं चाहता फेलियर क्योंकि मैं टेस्टिंग कर रहा हूं. अवेलेबिलिटी जोन, सो मल्टी अवेलेबिलिटी जोन ऑप्शन इज डिसेबल्ड ऑटोमेटिकली. अगर आप फ्री टायर सेलेक्ट करेंगे तो मल्टी जोन में आप डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते. नाउ द कनेक्टिविटी, सो इट्स द VPC, so I'm using a default VPC. सबनेट्स ग्रुप, तो नाउ सबनेट्स का मतलब है कि डिफॉल्ट जो वहां पर ऑलरेडी सबनेट्स बने हुए हैं वही डिफॉल्ट सबनेट्स वो यहाँ पे यूज करेगा. नाउ पब्लिक एक्सेस आप इनेबल करना चाहते हैं, सो नाउ RDS will not assign a public IP address to the database, only Amazon EC2 instance and devices inside the VPC. यानी कि जो आपके VPC से कनेक्टेड है सिर्फ वही डिवाइसेस इस RDS को एक्सेस कर सकते हैं. बट इफ आई एम क्लिक ऑन यस, so Amazon EC2 instance and devices outside the VPC can connect, यानी कि मेरा जो सिस्टम है वो मेरे क्लाउड के VPC से कनेक्ट नहीं है, वो मेरे घर के और मेरे ऑफिस के वाईफाई से कनेक्टेड है. तो यानी कि मैं क्लाउड के नेटवर्क से ना कनेक्ट होकर मैं अपने घर के पर्सनल नेटवर्क से कनेक्ट हूं, तो मैं आउटसाइडर हो गया. तो आउटसाइडर के केस में भी इनेबल अ पब्लिक एक्सेस यस. अगर आप पब्लिक एक्सेस यस नहीं करेंगे तो आप आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर पाएंगे. नाउ existing VPC security group, so either you can create a new or either मैंने यहाँ पे create करा था EFS RDS. Got it guys? तो मैंने अपना security group. Now the zone, तो at a one time में आप एक ही zone में deploy कर सकते हैं, but multi zone enable होता है तो you can deploy in 2 or more zones. So now click on zone A. Then you can see it show the information. The Amazon RDS free tier is available for 12 months, 750 hours for every month, 20 GB स्पेस. तो ये आपकी फ्री टायर लिमिट है. नाउ क्लिक ऑन
create database. नाउ गाइस ये डेटाबेस बना दिया. नाउ अगर EFS अपना क्रिएट करना हो, सो EFS क्रिएट करने के लिए क्या है, जस्ट गो टू द सर्विसेज, क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर हो गया. तो EFS राइट क्लिक एंड न्यू. तो EFS क्रिएट करने के लिए भी Amazon Elastic File System, Amazon EFS provide a simple, scalable, elastic file system for general purpose Windows for use the AWS cloud service and on-premise resources. तो बेसिकली आपकी फाइल शेयरिंग के लिए कि लाइक मेरी मल्टीपल सिस्टम्स हैं, आप लोग कोई किसी कॉमन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो मैं एक स्टोरेज बना के दे दूं, तो उसके अंदर कोई भी डेटा रखेगा तो उससे अगर 100 मशीन कनेक्टेड है तो वो डेटा सभी के लिए विजिबल होगा. तो चॉइस इज योर, या तो आप वन ऑफ वन डेटाबेस बना दो या वन टू ऑल बना दो. लुक लाइक द प्ले स्टोर. तो गूगल प्ले स्टोर की अगर मैं बात करता हूं तो वन ऑफ वन है या वन टू ऑल है? वन टू ऑल है, वन ऑफ वन है. वो वन टू ऑल है, यानी कि सॉफ्टवेयर वहां रखा जाता है, वहां से किसी को भी चाहिए वो एक्सेस कर सकता है. वन ऑफ वन आपकी गूगल ड्राइव है, आपका डेटा वहां पर है, किसी और का डेटा और कोई और एक्सेस नहीं कर सकता. तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि आइदर या तो आप वन ऑफ वन बना लो या वन टू ऑल. सो मैं यहाँ पे जो क्रिएट कर रहा हूँ वन टू ऑल, यानी कि मैं एक ही स्टोरेज बनाऊंगा, उसको मल्टीपल सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करूंगा और देन शेयरिंग रूल भी हम इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पर. तो नाउ गाइस आई एम जस्ट create file system, give the name like my storage, in which zone I'm using a default, और यहाँ पे आ रहा है standard and one zone. So standard के अंदर आ रहा है store data redundantly across multiple availability zones. So ये ऑप्शन भी चेंज हो गया है. अगर आप एक महीने पहले की मेरी वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर रीजनल लिखा आता था. गॉट इट? यहाँ जो ऑप्शन लिखा आता था वो रीजनल आता था. सो अगर मैं अपने मल्टी जोन में इंस्टेंसेस बनाए हुए हैं तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, स्टैंडर्ड या वन जोन? गाइस अगर मेरे सर्वर्स मल्टी जोन में है तो विच वन ऑप्शन है, स्टैंडर्ड और वन जोन? Standard. So now guys I am selected standard, then click on create. अब गाइस जब आप अपने EFS को क्रिएट करेंगे, सो इट्स अलाउ डिफॉल्ट सेटिंग्स. ये यहाँ पर कौन सी सेटिंग इंप्लीमेंट करेगा? डिफॉल्ट, यानी कि डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेगा ये. बट हमारा जो प्रोटोकॉल्स है, हमने तो अपना कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप बनाया हुआ है. सेकंड, हम अपने जो सर्वर्स बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं जोन ए और जोन बी में, बट इट्स डिप्लॉय इन ऑल जोन. तो जो चीज हमारे यूज की नहीं है उसके अकॉर्डिंग हमें अपना स्टोरेज भी क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा और अपनी सेटिंग्स इसको एलोकेट करनी पड़ेंगी. सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन माई स्टोरेज, एंड माई स्टोरेज में जाने के बाद यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अ नेटवर्क एंड देन क्लिक ऑन मैनेज. एंड यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो इन्होंने मैनेज करा है, तो यहाँ पर तीनों के तीनों जोन में इसने क्या कर दिया, डिप्लॉयमेंट कर दिया है. गॉट माय पॉइंट्स? मेरे को सी जोन रिक्वायर्ड नहीं है, और दूसरा यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप भी मेरे को अपना एडिट करना है. सो अभी ये मेरा डिप्लॉय नहीं हुआ है, सो जस्ट वेट. अभी क्रिएटिंग में है, तो इसलिए वहां पे ऑप्शंस नहीं आ रहे. चलिए जब तक ये क्रिएट हो रहा है, आई एम डिप्लॉय अ EC2 instances. So now I'm create a total 3 instances. I'm deployed 2 Linux instance and 1 Windows instance. So launch instance like
Zone 1 Linux, deploy AWS Amazon 64 T2 micro. The key pair I'm create where is the key? Linux key. Zone I'm select edit and select zone A. Enable a public IP address, select the existing security group. Choice is here. You can create a one of one or create a common. So I'm using a common security group. Space, I'm just give the space of 10 GB and create launch instance. Same as I'm create a one more server. Click on again launch instance. Zone B, Linux, Amazon Linux, then T2 micro. Then the key pair, I'm select a key pair, same key pair I'm using a Linux, and select a zone, I'm select a zone B. Then click on security group and select the security group is like a EFS RDS. Give the space 10 GB and one server launch instance. Now also I'm create a one more server launch instance for Windows server. Click on Windows server, select a server 2012 because client operating system does not provide by the AWS. Instance type, select T2 micro key pair and select a Windows key pair. Networking, so I'm select any zone. Select the existing security group because I'm already allowed all protocol, Windows protocol I'm also allowed in this security group. And launch instances. So now guys, I'm creating all three instances, zone 1, zone 2, and this is my Windows. तो यहाँ पर मैंने क्या करें, तीनों के तीनों इंस्टेंसेस डिप्लॉय कर लिए हैं. अब एक और कंडीशन है गाइस कि आपका EFS बन गया और आपका डेटाबेस भी बन गया. नाउ अब आपको EFS और डेटाबेस, आपके पास दो लिनक्स के सर्वर्स हैं और एक विंडोज के सर्वर हैं और एक आपका ऑन प्रीमाइस लैपटॉप है. नाउ कि आपको यहाँ पर क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा. अगर आप डेटाबेस को कनेक्ट करना चाहते हैं, इफ यू कनेक्ट डेटाबेस, सो यू कैन इंस्टॉल MySQL. आपको यहाँ भी MySQL इंस्टॉल करना पड़ेगा. और अगर आप EFS कनेक्ट करना चाहते हैं, इंस्टॉल EFS. सेम एज आप इस मशीन पे भी कनेक्ट करना चाहते हो तो ये सॉफ्टवेयर यहाँ भी इंस्टॉल होने चाहिए. बट इन अ विंडोज, दिस इज अ विंडोज, ये विंडोज है गाइस एंड दिस टू मशीन इज लिनक्स. विंडोज पर EFS कनेक्ट नहीं हो सकता. सो नाउ यू कैन इंस्टॉल ओनली ऑन SQL. आपको यहाँ पे SQL इंस्टॉल करना पड़ेगा. और विंडोज पे जो मैं SQL का सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, दिस SQL सॉफ्टवेयर नेम इज MySQL Workbench. So with the help of MySQL Workbench की हेल्प से हम क्या करते हैं, क्लाउड का डेटाबेस को एक्सेस करते हैं और अपना काम कर सकते हैं. नाउ कि मेरा जो फिजिकल लैपटॉप है, यहां पर भी विंडोज है, सो मैं यहां पर भी क्या इंस्टॉल करूंगा, MySQL Workbench. ये तीनों का तीनों जो एक्सेस है ये लैन एक्सेस है गाइस एंड दिस इज फॉर वैन एक्सेस. ये मेरे पब्लिक नेटवर्क से एक्सेस होगा क्योंकि दिस इज माय पर्सनल लैपटॉप. ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है और इसके लिए मैंने क्या करा हुआ है, ऑलरेडी जब डेटाबेस बनाया था तो मैंने वहां पर पब्लिक एक्सेस को यस करा था. तो हाउ टू इंस्टॉल SQL एंड EFS इन अ लिनक्स एंड विंडोज सर्वर. बट उससे पहले मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं कि मेरा EFS अगर क्रिएट हो चुका हो तो मैं वहां की सेटिंग अप्लाई कर देता हूं. तो नाउ क्लिक ऑन रिफ्रेश. तो गाइस अवेलेबल. नाउ क्लिक ऑन मैनेज एंड नाउ आई एम रिमूव कि मेरा सी में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं है, मैंने कोई सर्वर सी में बनाया नहीं है. तो मैं क्या करता हूँ, सी को तो रिमूव कर देता हूँ. नाउ आई एम नॉट यूजिंग दिस डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप. तो जो चीज आप यूज नहीं कर रहे हैं उसको रिमूव कर दो. आई एम रिमूव दिस सिक्योरिटी ग्रुप और इसकी जगह मैंने अपना खुद का एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया हुआ है. नाउ क्लिक एंड सिक्योरिटी ग्रुप नेम इज EFS RDS and now EFS RDS and then click on save.
So guys, मेरा EFS is ready to use, my RDS is ready to use, my server is ready to use. अब मेरा कंसर्न है कि मेरे को अब इन डेटाबेसेस की और अपने EC2 सर्वर्स की कनेक्टिविटी करानी है, जिससे मैं सर्वर पे बैठ के क्या कर सकूं, इन सर्विसेज का यूज कर सकूं, कि मैं सर्वर पे काम करूं बट डेटा मेरा कहां जाए। अगर मैं अपने लाइनक्स पे काम कर रहा हूं तो डेटा मेरा EFS में सेव हो, ना कि उस पर्टिकुलर मशीन पे सेव हो। और मैं अगर डेटाबेस पे काम करता हूं तो डेटाबेस मेरी इस लोकल डेटाबेस में सेव ना होके कहां पे हो, मैंने जो क्लाउड पे डेटाबेस बनाया है उसके अंदर जाके सेव हो। गॉट इट द पॉइंट? So now how to provide connectivity? So first I'm log in with this server. I'm log in with Linux server, copy the public IP and then open a putty. So आपको पता है I'm just using a Mobi Extreme software. SSH Control V, the default username of EC2 Amazon, EC2 hyphen user. Now advanced, use a private key. The key name is EFS RDS Linux. So guys, this is the first machine. Now I'm access another machine. ये zone 1 की है. Now the zone B. Copy the public IP. EC2 hyphen user. And now this is a second, like this is a rename कर देता हूँ. LINUX Linux. ZON is zone A or zone 1 and rename Linux hyphen zone B. एंड गाइस मेरी एक और वर्चुअल मशीन है विंडोज की, तो मैं विंडोज की मशीन को भी एक्सेस कर लेता हूँ. सो यू नो कि विंडोज की मशीन को एक्सेस करने के लिए यू रिक्वायर्ड जनरेट द पासवर्ड. सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन public IP of Windows address, copy the public IP, go to the same softwares and इस सॉफ्टवेयर के अंदर RDP का ऑप्शन भी आ रहा है. क्लिक ऑन RDP, गिव द पब्लिक IP. यूजर नेम ऑफ विंडोज क्या होता है गाइस? एडमिनिस्ट्रेटर. and then click OK. It's ask me the password and password generate करने के लिए मुझे क्या करना होगा? Now I'm just go to the connect RDP, get password, browse and select the key pair, copy and then paste, then OK. तो guys यहाँ पर मैंने विंडोज की मशीन यानी कि लिनक्स, विंडोज सॉरी बॉस लिनक्स और विंडोज तीनों मशीन मैंने यहाँ पे एक्सेस कर ली. तो शायद अब पता लग गया होगा कि सॉफ्टवेयर को मैं क्यों यूज करता हूँ. मुझे पैरेलली सारी की सारी मशीन्स मिल जाती है, तो मेरे लिए काम क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है. मेरे को यहाँ पे तीनों मशीन में ऐसे सीक्वेंस में एक्सेस कर लेता हूँ. Mobi Extreme. So now guys, सबसे पहले मुझे क्या करना है, I'm just increase the font size for everyone visible to you. Now सबसे पहले मुझे Linux इंस्टॉल करना है, MySQL and Mobi Extreme. मैं अभी बता दूंगा. Now guys, I'm just sudo su hyphen and yum update hyphen y. और आप सभी को पता है कमांड क्यों चला रहा हूं मैं. sudo su hyphen login with admin then yum update hyphen y. अब मुझे अगर SQL इंस्टॉल करना है तो SQL इंस्टॉल के लिए क्या कमांड है? yum install mysql hyphen y. तो SQL सर्वर डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए मुझे SQL इंस्टॉल करना था लिनक्स पे, मैंने ये कर दिया. सेम एज आई एम जस्ट yum install mysql hyphen y. तो ये तो था SQL इंस्टॉल करने के लिए.
अगर अब आपको EFS करना है तो EFS के लिए मुझे कमांड थोड़ा सा सर्च करनी पड़ेगी। EFS utils मैं कमांड भूल गया हूँ। सो एनीवेज आई एम डाउनलोड कमांड लाइक EFS install in EC2. So the command is, so guys ये कमांड आप लिख लेना EFS की। सो दिया yum install -y amazon EFS utils. So this is a command sudo yum install -y amazon EFS utils. So अब मेरे को EFS की कनेक्टिविटी करानी है। So I'm just come to the Linux machine and right click and then paste sudo yum install -y amazon EFS utils and then click enter. And same as I'm just come to this machine and paste. So guys Linux पे मैंने क्या करा है, I'm install a boss software, मैंने यहाँ पे SQL भी कर दिया है और मैंने यहाँ पर दोनों सॉफ्टवेयर अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी सॉफ्टवेयर मेरे को रिक्वायर्ड थे इन लिनक्स सर्वर, मैंने वो दोनों के दोनों सर्वर्स यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। लिनक्स पे मैंने एसक्यूएल भी इंस्टॉल कर दिया है एंड ईएफएस भी, नाउ एसक्यूएल भी एंड ईएफएस भी। अभी मैं विंडोज पर नहीं आ रहा हूँ, पहले लिनक्स कंप्लीट करा देता हूँ देन मूव टू विंडोज। नाउ गाइस अब आता है कि हाउ टू कनेक्ट विद आरडीएस एंड ईएफएस, कि अगर मुझे लिनक्स के सर्वर के साथ कनेक्ट करने हो तो किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। सो लिनक्स के अंदर पहला है कि अगर आप ईएफएस करेंगे तो लिनक्स में आपको एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, यानी कि लिनक्स में आप किस डायरेक्टरी को ईएफएस, यानी कि आप इस डायरेक्टरी के अंदर अगर डेटा रखेंगे तो वही डेटा आपके कहां पे जाके सेव होगा, ईएफएस के अंदर। तो नाउ मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना देता हूं लाइक राज एंड राम, कि मैं चाहता हूं कि अगर राज अपना डेटा राज डायरेक्टरी में रखेगा तो वो डेटा कहां पर हो, स्टोरेज में फेस हो, और राम भी उसको विजिबल कर सके, क्योंकि मैं दोनों के लिए कॉमन ही स्टोरेज बनाया। लाइक ये दोनों हैं तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे लेकिन प्रोजेक्ट सेम है। So now I'm just create a two directory in a both Linux server like a zone1 mkdir raj raj, मैंने राज के नाम से एक डायरेक्टरी बनाई, ls करिए, एंड नाउ mkdir राम, और मैंने राम के नाम से भी यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। एनीवन एनी क्वेश्चन गाइस, एनीवन एनी क्वेश्चन। अभी तक जितना करा है हम लोगों ने ये सारी चीजें करी हुई है। लिनक्स सर्वर कैसे बनाते हैं, लॉगिन करते हैं, डायरेक्टरीज कैसे बनाते हैं, विंडोज सर्वर कैसे बनाते हैं, की पेयर, सिक्योरिटी ग्रुप, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। सिर्फ अभी तक हमने यहाँ पे दो चीजें नहीं बनाई हैं, एक ईएफएस और एक आरडीएस, और वो भी इतना बनाना टफ नहीं है। नाउ गाइस हाउ टू कनेक्ट ईएफएस। तो सबसे पहले मैं ईएफएस कनेक्ट कर रहा हूँ, आई एम अवेलेबल इन राज सिस्टम। तो नाउ आपको क्या करना है, ईएफएस को कनेक्ट करने के लिए आपको ईएफएस पे जाना है और वो आपको एक यूआरएल देता है, अटैच, एंड अटैच करने के बाद दिस इज अ यूआरएल, और लास्ट में जो ये ईएफएस आ रहा है ना, दिस इज योर डायरेक्टरी नेम। बट हमारी जो डायरेक्टरी है वो ईएफएस के नाम से नहीं है, हमने जो डायरेक्टरी बनाई है वो राज और राम के नाम से बनाई है। सो आई एम जस्ट गो टू कॉपी दिस कमांड एंड पॉइंट एंड देन go to राज सिस्टम एंड पेस्ट, एंड एंड में जाके मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं राज। तो नाउ गाइस इट सक्सेसफुली कनेक्टेड। अब मैं अगर cd जाके राज पे यहाँ पे जाता हूँ और इसके अंदर मुझे कोई फाइल बनानी है, touch touch file file 1 file file 2 और लाइक mkdir लाइक india इंडिया यूएस यूके एंड नाउ टाइप ls। तो मैंने यहाँ पे तीन डायरेक्टरी बनाई है, दो फाइल बनाई है। तो ये सारा काम मैं कहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ, राज के सिस्टम पे। अगर मैं राम के साथ भी वो स्टोरेज कनेक्ट कर देता हूँ तो अगर ये फाइल मेरे को राम के सिस्टम पे दिख जाए, दैट मीन्स कि मेरा डेटा सेंट्रलाइजली सेव हो रहा है, यस और नो। सो मैं जैसे स्टोरेज को राम के साथ भी कनेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे ये फाइल ऑटोमेटिकली राम के सिस्टम पर भी विजिबल होंगी। नाउ यू कैन गो टू द दिस एंड देन पेस्ट, give the directory name is ram
and now cd ram and type ls. You can see like you can create like a touch touch ram file file1 ls. तो ये फाइल देखिए यहाँ पर अवेलेबल है सिस्टम पे. नाउ यू कैन सी कि आपको यहाँ पर भी अभी नहीं है बट मैं ls कमांड चलाऊंगा तो ram file1. दिस इज अ कॉमन. so this is a process you can create a storage and connect with linux server. clear the point guys? point number 1. now अब आता है डेटाबेस. अगर मुझे कनेक्ट करना हो तो डेटाबेस के लिए मुझे क्या करना है? I'm just login with go to the RDS. RDS भी आपको क्या देता है? If you can click on RDS, जो भी आपने डेटाबेस बनाया, you can click the RDS. It give you the endpoint. ये हमारा endpoint है. Copy this endpoint and come to Linux server. And now अगर आपको RDS कनेक्ट करना है तो आपको कमांड टाइप करनी पड़ेगी MySQL. आप नोट डाउन कर सकते हो. -u. U का मतलब है यूजर नेम. जब हमने RDS बनाया था उस समय क्या यूजर नेम दिया था? एडमिन दिया था, इफ यू रिमेंबर. नाउ -h. h का मतलब है होस्ट नेम. होस्ट नेम मतलब वो एंड पॉइंट. गॉट इट? देन -p. देन एंटर. और पासवर्ड क्या था? पासवर्ड ही रखा था आई थिंक सो मैंने. PASSWORD. एंड गाइस ये मैंने अपना डेटाबेस यहां पर क्या कर लिया? एक्सेस कर लिया. अब डेटाबेस जब मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया, नाउ कि अब मुझे अगर डेटाबेस बनाना है, मैं यहाँ पे देखता हूँ SHOW शो DATA डेटा BASES बेसिस. तो यहाँ पे वो बता रहा है कि आपके पास अभी इंफॉर्मेशन, MySQL, परफॉर्मेंस और सिस, ये चार ही डेटाबेसेस हैं जो डिफॉल्ट क्रिएटेड होते हैं. नाउ अगर मुझे अपना डेटाबेस क्रिएट करना है तो आई एम जस्ट क्रिएट डेटाबेस with the name is ICCP. Now create database with the name is INDIA IndiaDB. And now you can type the show databases. तो अब देखिए आपके पास दो डेटाबेस और क्रिएट होकर आ गए, ICCP एंड इंडिया. यानी कि मेरा जो डेटाबेस है वो सक्सेसफुली कनेक्ट है. अब मैं अगर किसी दूसरे सिस्टम पे जाके भी डेटाबेस को कनेक्ट करता हूं तो ये डेटाबेस मेरे को वहां पे दिखने चाहिए, क्योंकि मेरा डेटाबेस किसी सिस्टम पे थोड़ी ना बना हुआ है. वो कहाँ पे बना हुआ है? क्लाउड पे. और जहां जहां मैं क्लाउड के डेटाबेस को कनेक्ट करूंगा उसके अंदर का सारा डेटा मेरे को क्या होगा? विजिबल होगा. नाउ सेम एज आई एम जस्ट क्लिक ऑन MySQL -u. U for username is admin. Then -h for host. MySQL -u for admin -h and copy the URL. -p and password. Now SHOW show DATA data BASES basis. तो देखिए यहां पर भी ये डेटाबेस आ गए. नाम क्रिएट डेटाबेस with the name is Delhi. And now type again show database. तो देखिए यहाँ पे भी दिल्ली ICCP IndiaDB. और अगर मैं यहाँ पे भी दोबारा से कमांड टाइप करता हूँ तो यहाँ पे भी देखिए दिल्ली ICCP IndiaDB. नाउ बट डेटाबेस मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. नाउ तो यहाँ तो मैंने लिनक्स का डेटाबेस कनेक्टिविटी बता दी, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, अब टेबल्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, तो जिसको SQL आता है वो क्रिएट कर सकता है. नाउ अगर मुझे विंडोज के साथ कनेक्ट करना है तो गैस सबसे पहले मैं कनेक्ट कर रहा हूं अपनी मशीन से. दिस इज माई ऑन मशीन जो कि मेरे क्लाउड के नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, बट मैंने डेटाबेस को पब्लिक एक्सेस क्या हुआ है? करा हुआ है. सो आपको यहां पर भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा. दिस सॉफ्टवेयर नेम इज MySQL वर्कबेंच. सो मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी वर्कबेंच सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है. MySQL वर्कबेंच सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी इंस्टॉल इन माई सिस्टम. एंड जब मैं क्लाउड पे जाऊंगा क्लाउड की मशीन पे तो वहां मैं आपको इंस्टॉल कर दूंगा. नाउ ये ऑप्शन आएगा जब आप MySQL वर्कबेंच को ओपन करेंगे. नाउ क्लिक ऑन प्लस साइन.
गिव द नेम इज लाइक अ MyCloud क्लाउड DB। होस्ट नेम, वो जो URL है आपको वो होस्ट नेम यहाँ पे देना है। पोर्ट नंबर 3306 ही है। नाउ द यूजर नेम एडमिन था, क्योंकि यहाँ पे ग्राफिक है तो ग्राफिक में आप टाइप कर सकते हो। स्टोर अ वैल्यू पासवर्ड, पासवर्ड ही था। एंड नाउ क्लिक ऑन ओके एंड देन ओके। अगर आपका वहां पे क्लिक नहीं हो रहा होगा तो ये आपको एक्सेस नहीं होगा, इट गिव यू द एरर, और ये आपका डेटाबेस आ गया। अब अगर आप यहाँ पे अपने डेटाबेसेस बनाना चाहते हो, सो लाइक CREATE क्रिएट database and name of database like hello India, and now execute the command। तो यहाँ पे एक डेटाबेस मेरा बन गया गाइस, क्रिएट डेटाबेस हेलो इंडिया। नाउ अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेस एंड नाउ एग्जीक्यूट द कमांड। तो यू कैन सी कि दिल्ली भी आ गया, हेलो इंडिया मैंने अभी क्रिएट करा, ICCP और इंडिया DB मैंने लिनक्स से क्रिएट करे थे। सारे डेटाबेस मेरे को विजिबल हो रहे हैं, क्योंकि मेरा जो SQL बना हुआ है वो इस समय कहाँ पे बना हुआ है, SQL वो मेरे क्लाउड पर है। मैंने क्लाउड पे, यानी कि अब आप कोई भी काम करेंगे तो आपके लोकल सिस्टम पे सेव ना होके वो कहाँ पे सेव होगा, क्लाउड पे सेव होगा। नाउ द सेम एज आई एम जस्ट डिप्लॉय डेटाबेस इन विंडोज। तो विंडोज की मशीन, यानी कि मैंने क्लाउड की भी मशीन एक बनाई हुई है। So how to install Workbench software? So I'm already download the Workbench software. So I'm just click on my download section and यहाँ पर softwares. This is a MySQL Workbench. I'm copy और आप Google से डाउनलोड कर सकते हैं। And come to this and now this is my Windows machine and paste. मैंने सॉफ्टवेयर को पेस्ट करा है, now install. आकांक्षा की वजह से फास्ट ले रहा हूँ बैच में, मैं इसी वीक खत्म कर रहा हूँ। 95% इसी वीक कर दूंगा, बाकी VPC में नेक्स्ट वीकेंड, क्योंकि VPC आपका मेन टॉपिक है। उसके बाद 1 वीक और जितना पूछना है आप पूछ सकते हो। रिवीजन जिसको करना हो मॉर्निंग 9:30 वाला बैच मेरा ज्वाइन कर सकता है रिवीजन के लिए, ठीक है। वो स्टार्ट ही हुआ है अभी, उसमें 4 से 5 क्लासेस हुई हैं। नाउ डबल क्लिक एंड इंस्टॉल MySQL वर्कबेंच। एवरीवन इज इट क्लियर? अबे, अलिक, अमित, अनिकेश, गाइस आपको 20 बार पढ़ना है, 20 बार पढ़ो, बट टॉपिक क्लियर करने हैं हमें। तो टाइम की कमी सिर्फ किसके पास होगी? जो स्टूडेंट कौन है, कौन है बता दो भाई। अक्षत, टाइम की कमी किसके पास है? जो स्टूडेंट कौन से हैं, वर्किंग है, क्योंकि उन्हें जॉब भी करनी होती है। बीटेक वालों के पास तो टाइम ही टाइम है। हाँ, क्या बताओ क्या कमी है टाइम में? तभी तो कह रहा हूँ टाइम ही टाइम है। बीटेक वालों पे पढ़ने के अलावा कौन क्या काम है? वो तो पता है कितनी पढ़ाई करते हैं यार, तुमने एंडिंग में आए हो, किस्मत अच्छी है तुम्हारी, तुम्हारे पड़ोस में सब बीटेक बैठे हैं। नाउ गाइस अगेन कॉपी एंड कंट्रोल, अरे भाई, paste and username is root to admin and now click on store value। so guys देखिए सेम ही स्टेप आ रही है, बस मैंने यहाँ पर इसलिए आपको फॉलो करके बताया है। अरे यार, कि आप लोगों को पता लग जाए कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होता है। एंड नाउ क्लिक
and type show database. सब देखिए वही सारे डेटाबेस आपके पास यहाँ पर भी आ गए. Clear guys, how to create EFS, how to create RDS, how to provide connectivity, how to share data between this, and how to share databases between systems, Linux and Windows. Anikesh, Anurag, Rahul, is it clear? Alma, तुषार, Yes, sir. विक्रांत, एवरीवन. सो गाइस देखिए मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ, चीजें तभी क्लियर होंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे और मैं एवरीडे नया कराता हूँ. तो रिपीट होने का मेरे एंड पे कोई चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं चीजें ऐड करता हूँ बट उसमें आगे चल के कोई ना कोई नई चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं. तो थैंक यू. इनफ फॉर टुडे. कंटिन्यू करें नेक्स्ट टॉपिक.